एंड दोस्तों, आज बात करूंगा कि आखिर 8वें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन क्या होता है और इस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर 8वां वेतन आयोग जिनके नाम की घोषणा होती है और जैसा कि आर्मी के अंदर पार्ट 1 ऑर्डर निकलता है, यानी आपने देखा होगा फ्राइडे सैटरडे को पार्ट 1 ऑर्डर निकलता है, वो इंप्लीमेंट होता है मंडे से एक वीक का। और उसी तरीके से मैं आपके सामने ये गजट नोटिफिकेशन रख रहा हूं और जिस पे लिखा है भारत का राजपत्र और नीचे लिखा है द गजट ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर सीधा भाग 1 यानी पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 में क्या जो नाम है जिनका अभी हम सभी को इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग की स्पीड आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, तो सबसे बड़ी मेन चीज ये है और जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये 7वें वेतन आयोग का पार्ट 1 ऑर्डर है। आखिर इसमें क्या क्या चीज हैं और क्या क्या शर्तें इनको दी जाएंगी, फिर ये किस तरीके से काम करेंगे, जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आइए समझते हैं आखिर इसमें होता क्या है। अब इसमें लिखा है भारत का राजपत्र पार्ट 1 पब्लिश बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, शुक्रवार फरवरी 28 2014 में ये निकला था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए एक ये पत्र निकला 28 फरवरी 2014 को। भारत सरकार ने क्या लिखा है इसमें, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, यानी आधिकारिक तौर पर इस तरीके का निर्णय आपके सामने आएगा और ये है, यानी ये है अथॉरिटी जिसको बोलते हैं पब्लिश बाय अथॉरिटी। अब इसमें भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर जो पहले थे, 2 सदस्य श्री विवेक रॉय एंड डॉक्टर नितिन रॉय और ये इकोनॉमिस्ट या जो अर्थशास्त्री हैं वो थे, और सचिव श्रीमती मीना अग्रवाल AIS या किसी बड़े लेवल की अधिकारी हैं। अब ये 4 लोग ही सारा काम करेंगे। अब 8वें वेतन आयोग की बात करें तो 8वें वेतन आयोग का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और वित्त विभाग के अंडर है। उन्होंने अपनी लगभग 38-39 लोगों की टीम बना दी है जो कि इनके दिशा निर्देश पर काम करेंगे। अब वो टीम इनको क्या प्रोवाइड करेगी, वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस संदर्भ शर्तें क्या होंगी और उसके आधार पर ये पूरी टीम काम करेगी। अब इसमें लिखा है आयोग के विचार्थ विषय क्या होंगे। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिया जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा कि आपको फैमिली यूनिट कितनी होगी, क्या क्या चीज़ों हैं, क्या क्या किस दायरे में आपने सर्वे करना है। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इन्होंने पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने आर्मी से या एयरफोर्स नेवी से रेलवे से सारी अपनी डिमांड्स ले ली। फौज ने अपनी डिमांड रखी कि मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाओ, फौज ने अपनी डिमांड रखी कि आप लीव इन केस को बढ़ाओ और भत्ते बढ़ाओ और हमारी कागजी कार्रवाई को कम करो। इस तरीके की चिट्ठियां सबकी चलेंगी। अब ये चिट्ठियों सबके आधार पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होगा जो कि JCM जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी और जिनके शिव गोपाल मिश्रा जी उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया, उनसे मीटिंग होगी और ये सारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनको दे दिया जाएगा। अब ये टीम हर जगह जाएगी, फौज में भी जाएगी, एयरफोर्स में जाएगी, नेवी में जाएगी। जो आपकी मांगें रखी गई हैं उनके हिसाब से वो फिजिकली जाकर के चेक करेंगी कि आखिर इन्होंने जो रखा है वो कितनी बाजिब है, यानी उन्हें कितने अलाउंसेस चाहिए, भत्ते चाहिए, जाकर के हर जगह घूमती। इसलिए कहा गया है कि लगभग मिनिमम 18 महीने से लगा करके 2 साल का समय लग जाता है इसमें, जैसा कि पूर्वानुमान है, जैसा कि पिछले 6-7वें वेतन आयोग में हुआ है। अब ये टीम जाके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर अपना पूरा सर्वे करेगी और वो समझेगी, फिर वो समझेगी और अपनी मीटिंग करेंगे। लगातार सबसे कई प्रकार की चर्चाएं होंगी और उसके बाद ये लोग अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं रिकमेंडेशंस होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अब इसमें लिखा है कि कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय और व्यवहारिक परिवर्तनों की जांच करना, यानी वांछनीय और व्यवहारिक परिवर्तन, यानी जो खर्चा है पहले कम था अब ज़्यादा था उसकी जाँच करना, समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना, परिलब्धियों की संरचना, वेतन भत्ते नगद तथा वस्तु के रूप में अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं और क्या होना चाहिए, किसकी रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो सारी सरकार के सामने रखेंगे। भले इतना नहीं होता, इसमें और सारे पेज होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अभी इसका इंतजार है। लगभग टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया, उसके लिए आपको आपके पास बाहर कोई चिट्ठी निकल के नहीं आएगी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यही लोग नॉमिनेटेड हैं। जैसा कि सेना के अंदर हमने कहा है कि हमारा पार्ट 1 ऑर्डर निकलता है कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, आपके ड्यूटी अफसर कौन है, ड्यूटी JSU कौन से हैं, कुछ MSTB बोर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है, किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी का डिमोशन हुआ है, किसी को पनिशमेंट मिला है, तमाम तरीके का जो हमारा क्राइटेरिया है इसी तरीके से इनको क्राइटेरिया इन मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिया जाएगा और अपनी ये रिपोर्ट सरकार के सामने रखेंगे।
अब बात आएगी बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पेंशनर की बढ़ोतरी, सर्विंग लोगों की बढ़ोतरी, तमाम तरीके के कयास लगाया है। तो मिनिमम आप 20% बढ़ोतरी रख लीजिए, जैसा कि हमने सवेरे एक वीडियो डाला था कि पेंशनर्स को कितना फायदा होगा। मिनिमम 20 से मैक्सिमम 25% आप बढ़ोतरी रखिए, जो आपकी ग्रॉस सैलरी से 20 से 25% के बीच बढ़ोतरी होगी, चाहे आप पेंशन ले रहे हो चाहे सैलरी ले रहे हो। आर्मी के संदर्भ में बात करूं तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी, उस हिसाब से आपकी बेसिक पे बढ़ेगी और अलाउंसेस बढ़ेंगे। तो लमसम जो फायदा है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और सारी चीजों को सरकार ध्यान में रखते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसकी रिकमेंडेशन करती है। तो आप ये बात निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि 20% मिनिमम क्यों कह रहा हूं। पिछले बार 14.2% हुआ था, क्योंकि डीए बढ़ गया था। इस बार आपका डीए कम है, लगभग आप समझ सकते हो 1.6 फैक्टर पर जा रहा है, और इसमें लगभग आप समझ सकते हो 2 तक बढ़ोतरी होती है, यानी 25% का मतलब है 2.0 मल्टीपल फैक्टर होगा, और 20% का मतलब है 1.92। तो इसके बीच रहने वाला है। यदि आपके पास कोई जानकारी, आपके पास कोई और तर्क है तो जरा हमें जरूर शेयर करें। धन्यवाद।